हाय फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरे सामने सेलो का इंफ्रारेड कुकर है। इंफ्रारेड इंडक्शन नहीं बोला जाता है, इसे इंफ्रारेड कुकर ही बोला जाता है। इंडक्शन और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी दोनों अलग है। इंडक्शन में आपको इंडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इंफ्रारेड में आपको डायरेक्ट हीटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको एलिमेंट को हीट करके उससे जो रेडिएशन निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, उससे आपको हीट मिलती है। ठीक है। और इसको हमें खोल के रखा है। मैंने नहीं खोला है, कस्टमर का इससे ग्लू मतलब निकल आया है इसमें से, देख सकते हैं। तो मेरा काम तो इजी हो गया इसमें। और लगाने के बाद हम इसको सील करके लगा देंगे। हमारा जो सिलिकॉन ग्लू आता है, इसमें तो अदर ग्लूस नहीं लगेंगे। और इसका प्रॉब्लम यह था, डिस्प्ले वगैरह सब सही आ रहा है, कंट्रोल भी सही हो रहा है टच सेंसिटिव कंट्रोल से। जब इसको चला जाता है तो ये हीट नहीं होता। ठीक है। और ये जैसे आपका होता है, टेक्नोलॉजी में बता देता हूँ। ये जो होता है बेसिक आपका जो नाइक्रोम हीटर होता है, स्प्रिंग जैसे कॉइल लगे लगाया जाता है। इसका बस यही एक कंट्रोल मैनर में रहता है, यानी कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके जो हीटिंग को। अदरवाइज कॉन्सेप्ट समान है। इंडक्शन में क्या होता है ना, आपको पल्सेटिंग आईजीबीटी से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना के एडी करंट जनरेट करके आपका जो जैसे भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि स्टील हो गया या फिर आयरन हो गया, तो वो हीट किया जा सकता है, क्योंकि वो मतलब मैग्नेट सेंसिटिव रहता है। इस टेक्नोलॉजी में आपको कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पेसिफिक स्टील या फिर आयरन की बर्तन का, आप जिसमें भी चाहे कर सकते हैं, क्योंकि हीट रेडिएट करता है। ठीक है। इसका कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है। और मेटल सेंस का भी कोई शायद फंक्शन नहीं है इसमें। ये सिर्फ बेसिक कंट्रोल सर्किट ही होता है, जिसमें भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ट्राइएक दिया रहता है। ये ट्राइएक यानी कि एसी को कंट्रोल करने के लिए ट्राइएक दिया रहता है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट समान है। अगर आप देखें तो इंडक्शन से बहुत ही ईजी रहता है आपको काम करना। और इसमें जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम रहता है। और डिमेरिट्स बताए तो ये इंडक्शन तो नहीं है, तो ये बिल भी ज़्यादा लेता है, यानी कि आपका करंट भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो इसका प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम था, इसमें नो हीटिंग का इशू था। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है ये दोनों टर्मिनल्स। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल आपको चेक करना है। देख सकते हैं कैसे किया गया है, पेयर में कॉइलिंग किया गया है। ये उसका सेंसर है। ठीक है। और इस दोनों में आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। कंटिन्यूटी बहुत ही कम रेजिस्टेंस आएगा, 3-4 ओम्स के आसपास आता है। और उसके बाद इसका जो वायरिंग जहाँ पे जाता है, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है। इन दोनों का जो एंड टर्मिनल है, उनको आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। ऐसा क्यों करना है? तो सबसे पहले यहाँ पे स्पार्किंग ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। इसमें से वो कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा था। तो अच्छे से आपको सैंड पेपर या फिर आपका जो भी वार्निश पेपर रहता है, अच्छे से इसको सैंडिंग करके एकदम शाइनी करना है। उसके बाद अच्छे से इसको एक नया थिम्बल लगा के आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है। फिर भी अगर कंटिन्यूटी ना दिखाए तो यहाँ पे एक लाइन आता है, जिसमें आपका एक थर्मल फ्यूज़ लगा रहता है। ठीक है। थर्मल फ्यूज़ यानी कि ओवर टेम्परेचर होने पर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। देखने में कुछ ऐसा लगता है थर्मल फ्यूज़। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये फोकस नहीं हो रहा है। बहुत ही बेकार कैमरा है। चलिए थोड़ा सा पास से दिखाते हैं। देखिए, RY216 यानी कि 216 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मार्केट में तो एग्जैक्टली ये नहीं मिल सकता। अगर मिले तो अच्छा है, प्रोटेक्शन अच्छा देगा। पर हमको ये मिला जो कि है 240, यानी कि 240 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि फ्यूज़ उड़ जाता है।
तो उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। मैं आपको बजर रेंज में रख कर दिखा देता हूँ। 10 एम्प्स का फ्यूज है 240 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम इसको चेक करें, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखें, ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है सही है। फ्यूज़ नया फ्यूज़ है तो सही होना ही चाहिए, ठीक है। और एक बार कॉइल का कंटिन्यूटी मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको गलत कहा था, 3-4 ओम्स पर ही है, 23 ओम्स का दिखा रहा है। पर जब रनिंग होगा तो इसका रेजिस्टेंस में चेंज आता है, क्योंकि हीट होता है तो रेजिस्टेंस में तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये फ्यूज़ को लगाने के लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। बेसिक सोल्डरिंग से ये फ्यूज़ लगेगा तो फिर से मेल्ट हो सकता है। तो आपको इसको अच्छे से हुक बना के आपको इसको सोल्डरिंग करना होगा। अच्छा खासा 60 वाट आयरन से सोल्डरिंग करना होगा, अच्छे सोल्डर देके जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो क्या होगा, नहीं आसानी से मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक काम करना है, जितना भी आपका ड्राई सोल्डर जॉइंट्स है इस बोर्ड में, सबको आपको अच्छे से लगाना है। दिखने से अच्छा हो सकता है पर आपको लगाना है, आपको कंपलसरी लगाना है, अदरवाइज फेल्यूर हो सकता है। तो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, तो हमने अभी सारे वायरिंग कर लिए हैं और हमारा जो इंफ्रारेड कुकर है वो अभी चालू हो चुका है। और ये 2000 में था तो मैंने इसको 200 में कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट हो गया, इसका पास रहना भी बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वो ओपन सरफेस है। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे आपको दिखाऊंगा इससे हीट निकला, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पेपर लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये नहीं जल रहा है क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, और एक बार बढ़ा देता है, देखते हैं क्या होता है। और थोड़ा थोड़ा जल रहा है, देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेपर धीरे धीरे जल रहा है। और इसका डिमिंग फंक्शन चेक करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डिमिंग न काम नहीं करेगा तो ये हमेशा ओवरहीट में ही चलता रहेगा। अगर ओवरहीट में ज़्यादा देर चलता रहेगा तो ये पावर कंजप्शन करेगा और आपका फ्यूज है वो फिर से काटेगा। और एक बात, अगर मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि आपका ट्रायक भी ख़राब हो चुका है, तो उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो इंफ्रारेड कुकर के बारे में। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।